Hello students, this is Assistant Commandant Rahul Raj and I welcome you to ICSE Mentor. Tomorrow is your History Civics examination. आज के क्लास में हम यूनियन एग्जीक्यूटिव टॉपिक कवर करेंगे जिसमें जितना भी वन वर्ड का जो आंसर्स आपके एमसीक्यू में आएगा ना वो भी कवर होगा प्लस जो 3 मार्क्स 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो भी कवर किया जाएगा. आज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट करेंगे. इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आएगा प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है उसमें मेंबर्स कौन कौन होते हैं वो इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं. ठीक है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है इसमें मेनली होते हैं आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ क्लियर है. तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ दिस डज नॉट बिलोंग टू यूनियन एग्जीक्यूटिव, और कोई अलग ऑप्शन दे देगा. तो याद रखना ये जो चार है ना ये आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं. इसके अलावा आपको कोई भी और ऑप्शन में दे तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में वो नहीं आता. एक एक करके डील करते हैं. सबसे पहले प्रेसिडेंट से स्टार्ट करते हैं. प्रेसिडेंट का जो आपका सिलेबस है उसमें सबसे पहले आपको याद करना है क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन क्या होता है प्रेसिडेंट का? द फर्स्ट क्वालिफिकेशन दैट ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. एक इंडियन ही आपको इंडियन का प्रेसिडेंट बन सकता है और कोई नहीं बन सकता. सेकंड क्वालिफिकेशन, ही शुड हैव अटेन्ड 35 years of age. तो ये याद है रखना, 35 years of age होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए. थर्ड, क्वालिफाइड टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा. मेंबर ऑफ लोकसभा ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम मेंबर ऑफ, ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी डी करके कुछ और देता है. याद रखना लोकसभा का मेंबर के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए मगर मेंबर नहीं होना चाहिए. आपको यह पता होना चाहिए कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें आप एक बार में कोई एक पोस्ट ही रह सकते हैं. आप मेंबर ऑफ लोकसभा के साथ साथ प्रेसिडेंट नहीं बन सकते. अगर आप मेंबर ऑफ लोकसभा है तो रिजाइन करके ही आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं. फोर्थ, should not hold office of profit. No office of profit. So, ठीक है. फिफ्थ, नो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर. ऑफेंडर नहीं होना चाहिए. आपके खिलाफ किसी तरह का कोई केस चल रहा है ठीक है मगर गिल्टी नहीं होने चाहिए आप उस केस में. ठीक है, नो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर. ये जो क्वालिफिकेशंस है जो आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट की, इस पे आपका एमसीक्यूज आ सकता है. क्लियर है. अब आता है इलेक्टोरल कॉलेज पे. इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? इसमें जो भी पर्सन आपका इन्वॉल्व होते हैं उनका इलेक्शन में उनको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज. इलेक्टोरल, इसमें याद रखना कि बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट प्लस मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. नहीं, इसमें दो जन इन्वॉल्व होते हैं. पहला है इलेक्टेड एमपीज. इलेक्टेड एमपी. एमपी क्या होता है? मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें आपका इलेक्टेड लोकसभा का मेंबर्स और इलेक्टेड राज्यसभा का मेंबर्स आएंगे. बात क्लियर है. और सेकंड होता है इलेक्टेड एमएलए. एमएलए आपको पता होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली जो है विधानसभा जिसको बोलते हैं वो हर स्टेट में लाई करता है. ठीक है, वहां पे जो इलेक्टेड होंगे ना सिर्फ वो लोग इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज. अब इनका एक वोट का रेशियो होता है. जैसे एमपी का वोट का रेशियो क्या होता है? इनका होता है इलेक्टेड टोटल वोटिंग पावर ऑफ स्टेट ऑल स्टेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपीज. इलेक्टेड एमपीज याद रखना है, वर्ड क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? इलेक्टेड. तो जितना भी स्टेट का वोटिंग पावर है, वोटिंग पावर मतलब जो एमएलए का जो वोटिंग पावर आया वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज. अभी एमएलए का क्या होता है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएs of that state divided by 1000 into 1000. ये होता है आपका एक एमएलए का वोटिंग पावर प्रेसिडेंट के लिए और ऊपर वाला होता है एक एमपी का पावर वोटिंग पावर प्रेसिडेंट के लिए. बाकी क्लियर है. ये इलेक्टोरल कॉलेज इन्वॉल्व होता है. अगर मान लो इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट आता है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको सेटल करता है, सेटल बाय, बता सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट. ये वन वर्ड में आ सकता है कि इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सेटल कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट.
और किस तरीके का वोटिंग होता है, मोड ऑफ इलेक्शन। यहाँ पर से याद रखना, मोड ऑफ इलेक्शन होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, वोट सिस्टम। ये सब आपको वन वर्ड में आ सकते हैं, इसलिए आज का वीडियो ही उसी के ऊपर है कि वन वर्ड क्वेश्चन जो आता है उसको कैसे डील करना है। सिंगल ट्रांसवर्सल वोट सिस्टम, क्लियर है। ये आपको सब पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉल कॉलेज में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं। डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट सेटल करेगा। और मोड ऑफ इलेक्शन क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इस तरह के इलेक्शन का और एक नाम बोलते हैं, वो क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। अगर आपने कल मेरे स्पेसिफिक पेपर का सोल्यूशन देखा होगा तो वहां भी आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन। अभी आते हैं आगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है। और ये सिलेबस में भी लिखा हुआ है, आपको इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब जानना है प्लस क्यों होता है वो भी जानना है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता क्या है, पहले बार डायरेक्ट क्या होता है कि अगर हम एक नॉर्मल पीपल हो गए और इंडिया का सिटीजन हो गया, ठीक है, वो वोटिंग करता है और इलेक्ट करता है एमपी को और एमएलए को। और फिर ये एमपी और एमएलए जाके इलेक्ट करता है किसको, प्रेसिडेंट। इस तरीके से इनडायरेक्टली कॉमन पीपल प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहा है। इस तरह के इलेक्शन को बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो हमने इलेक्ट किया एमपी एमएलए को डायरेक्टली और एमपी एमएलए ने इलेक्ट किया प्रेसिडेंट को। क्लियर है, इस तरह को बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्पेसिफिक में भी क्वेश्चन था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों किया जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इनडायरेक्ट इलेक्शन। सबसे पहला रीजन इनडायरेक्ट इलेक्शन का क्या है कि देयर इज सेविंग ऑफ मनी, कॉमा, टाइम एंड रिसोर्सेस। अभी एक आदमी के लिए पूरा इंडिया में इलेक्शन हो, आप सोच सकते हो कितना पैसा, कितना समय और कितना रिसोर्सेस का वेस्ट होगा। एटलीस्ट वो बचेगा आपका। सेकंड, नो मिसकंडक्ट, कॉमा, करप्शन अकर्स। क्योंकि इसमें एमपी और एमएलए डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ना, नॉर्मल पब्लिक इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा, पूरा इंडिया इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। एक एक पार्ट को मॉनिटर करना वैसे ही पूरा कंट्री में पॉसिबल नहीं है। लेकिन एमपी जो है वो जाके पार्लियामेंट में वोटिंग देते हैं, एमएलए जो है वो जाके विधानसभा में वोटिंग देते हैं। तो वहां पर ऐसा कोई भी मिसकंडक्ट या करप्शन होने का कोई चांस ही नहीं है। थर्ड, इससे क्या होगा कि एमपी जो है वो सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं, एमएलए जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो प्रेसिडेंट जो है उनको दोनों को रिप्रेजेंट करे, रिप्रेजेंट्स बोथ स्टेट एज वेल एज सेंटर, स्टेट एज वेल एज सेंटर। कैसे स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एमएलए स्टेट से आए, उन्होंने उन्हें वोट देकर प्रेसिडेंट बनाया है, प्लस एमपी सेंटर से आए, उन्होंने उन्हें वोट देकर रिप्रेजेंट किया है। फोर्थ, और एक ये है कि देखो तीन सफिशिएंट है, आपको ये पता है 3 मार्क्स 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का नहीं आता है। स्पेशल पेपर में आपने देखा होगा ये इसको। तो इसमें और एक ये है कि अगर मान लो जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी डायरेक्ट इलेक्शन से आए हैं और प्रेसिडेंट भी मान लो डायरेक्ट इलेक्शन से आ गए, तो दोनों में क्लैश होते रहेगा। मतलब कोई भी बिल अगर पास करके पहुंचेगा प्रेसिडेंट के पास, वो साइन ही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो उस प्राइम मिनिस्टर का कंट्रोल पे नहीं है, वो उस एमपी एमएलए के कंट्रोल में नहीं, वो किनके कंट्रोल में, पीपल से वो सिलेक्ट होके आए, ठीक है। तो इसमें एक राइवल सेंटर हो जाएगा सेंटर पे, कि कौन हेड है, कौन बड़ा है, प्रेसिडेंट बड़ा है कि प्राइम मिनिस्टर बड़ा है, ये क्लैशेस क्रिएट हो जाएगी। तो ये तीन आई थिंक मोर देन इनफ है फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन के रीजन के लिए। अब आते हैं टर्म ऑफ ऑफिस में। क्लियर। अब देखो टर्म ऑफ ऑफिस होता क्या है, कि जो प्रेसिडेंट है वो 5 इयर्स, उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना है, 5 इयर्स का। अभी अगर मान लो उनको 5 इयर्स होने से पहले दो ही चीज हो सकता है, या तो उनका डेथ हो जाएगा या तो रिजाइन कर देंगे, ये दो चीज हो सकता है। अगर उनका डेथ हुआ तो कौन प्रेसिडेंट बन जाता है, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन जाता है, मगर मैक्सिमम कितना पीरियड के लिए एग्जाम में आ सकता है कि जो डेथ होने के बाद वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है, क्या हमेशा के लिए, पूरा टर्म के लिए नहीं, कितने के लिए, ओनली मैक्सिमम फॉर 6 मंथ्स। मैक्सिमम फॉर 6 मंथ्स, क्यों मैक्सिमम फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि उनका डेथ के 6 मंथ्स के अंदर आपको नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करके लगाना है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो मैक्सिमम 6 मंथ्स तक ही आपको क्या बन सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। अब याद रखना, का प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहा है तो रिजाइन किसको देता है, वो भी रिजाइन देता है वाइस प्रेसिडेंट को ही। और जैसे वो रिजाइन दे दिया तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, मगर यहाँ भी मैक्सिमम कितना मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए ही बनेगा। क्लियर है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नया प्रेसिडेंट का इलेक्शन कितना मंथ के अंदर होना चाहिए, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, से क्या होगा, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के अंदर नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाना चाहिए। ये हो गया आपका टर्म्स जो आपको याद रखना है।
नेक्स्ट होता है इम्पीचमेंट। अभी इम्पीचमेंट क्या होता है? इम्पीचमेंट वो प्रोसेस है जिससे आप प्रेसिडेंट को रिमूव करते हैं फ्रॉम द ऑफिस। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस। ऑफिस उनको उस पोस्ट से रिमूव करने का प्रोसेस को कहते हैं इम्पीचमेंट। ठीक है, अब आता है इम्पीचमेंट में कौन सा हाउस इन्वॉल्व होता है? लोकसभा सिर्फ इन्वॉल्व होता है, राज्यसभा सिर्फ इन्वॉल्व होता है, कि जो आपका स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इन्वॉल्व होता है? याद रखना, इसमें डन बाय पार्लियामेंट, डन बाय पार्लियामेंट, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। इलेक्शन में स्टेट का रोल था, विधानसभा का रोल था, लेकिन यहाँ सिर्फ पार्लियामेंट का रोल है, यानी लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों का रोल। आज हमको पढ़ना है इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है, ये आपका सिलेबस में। सबसे पहले, अब इम्पीचमेंट कब होता है? अगर मान लो प्रेसिडेंट रिजाइन नहीं कर रहा है, वो मतलब उनका कंडक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इम्पीचमेंट कब होता है? व्हेन प्रेसिडेंट कंडक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मींस ही इज वायोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उनका जो एक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहा है? अगेंस्ट जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। उस केस में अब इम्पीचमेंट किया जाता है। अभी कैसे पता चलेगा वो चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क है? तो उसके ऊपर पहले चार्ज लगाया जाएगा। सबसे पहला स्टेज क्या है? चार्ज लगाना। अभी जो चार्ज लगाया गया कि नहीं, इस कारण से आपको हम लोग इम्पीचमेंट ला रहे हैं, इस चार्ज को जिस किसी भी हाउस में ला सकते हो। इनिशिएटेड इन लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि इम्पीचमेंट का इनिशिएशन किस हाउस में होता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो कहीं भी कर सकते हो, लोकसभा में भी चार्ज इनिशिएट किया जा सकता है, राज्यसभा में भी चार्ज क्या कर सकता है? इनिशिएट किया जा सकता है। अब इसको अगर पास करना है आपको, तो 2/3 ऑफ मेजोरिटी को वोट करना पड़ेगा। टोटल मेंबर्स, जितना भी उस हाउस का टोटल मेंबर्स है, उनका 2/3 इसको साइन कर दे कि नहीं ये चार्ज जो प्रेसिडेंट पे लगा है सही है, तो वो आपका नेक्स्ट, तो वो आपका पास हो जाएगा। देखिए, ये चार्ज साबित हो जाएगा कि हाँ ये चार्ज है उन। उसके बाद सेकंड स्टेज क्या होगा? 14 डे नोटिस। प्रेसिडेंट को अब पता चल गया कि चार्ज हो गया कि हाँ आप गिल्टी हो, मान रहा है हाउस, आपको नोटिस दिया जा रहा है 14 डेज का। उस 14 डेज का नोटिस में आप अपने, आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, आप वो प्रिपेयर करें। हाउस भी प्रिपेयर करेगा कि कैसे उनको रिमूव करना है, और वो प्रेसिडेंट भी प्रिपेयर करेंगे कि नहीं हम गिल्टी नहीं है। अपना उनको भी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए ना। तो 14 डे का नोटिस पास होता है, पास किया जाता है। इसको कितना लोग पास करता है? 1/4 ऑफ टोटल मेंबर्स। अगर 1/4 ऑफ टोटल मेंबर्स साइन कर दे तो ये नोटिस पास होकर प्रेसिडेंट पास चला जाएगा कि लीजिए 14 डे का नोटिस है। 14 डे के नोटिस के बाद आपके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद अब ये जो है ये आपका नेक्स्ट हाउस चला जाएगा। ठीक है, थर्ड हो गया नेक्स्ट हाउस। मान लो लोकसभा में इनिशिएट हुआ तो वो चला जाएगा आपका राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में इनिशिएट हुआ तो कहाँ चला जाएगा? आपका लोकसभा में। ठीक है, अभी मान लो वो थर्ड हाउस पे गया, सेकंड हाउस पे गया। ठीक है, थर्ड प्रोसेस। मान लो सेकंड हाउस पे गया, सेकंड हाउस कोई भी हो सकता है, वहां भी सेम चीज होगा। वो जो चार्ज लगाया गया है ना, वहां भी 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स साइन कर दिया कि हाँ ये चार्ज सही है। प्रेसिडेंट उसी समय इम्पीच हो जाए, मतलब उनका ऑफिस से वो हट जाएंगे, रिमूव फ्रॉम ऑफिस, फ्रॉम। ठीक है, तो 14 डेज का उनको समय दिया जाता है, उसके बाद ये काम किया जाता है। तो सबसे पहले किसी भी एक हाउस में 2/3, जितना भी मेंबर्स है उसका 2/3 साइन कर दे कि हाँ ये चार्ज प्रेसिडेंट के खिलाफ जो लगाया गया है सही है, तो वो फिर उसको उनको 14 डे का नोटिस मिला जाता है। उस 14 डे का नोटिस के बाद उनको अपना बात रखते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर यही चार्ज नेक्स्ट हाउस चला जाता है। नेक्स्ट हाउस कभी अगर 2/3 मेंबर साइन कर दिया कि नहीं ये चार्ज सही है, तो प्रेसिडेंट उसी समय इम्पीच हो जाते हैं। यही होता है आपका इम्पीचमेंट का प्रोसेस। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट पे। अभी क्या क्या पावर्स प्रेसिडेंट का है जो आपको पढ़ना है। अभी देखो सिलेबस में तो कुछ कुछ पावर्स आपको हट गया है, वही पावर्स पढ़ना है जो कि सिलेबस में है। ठीक है, सबसे पहला पावर आता है एग्जीक्यूटिव पावर। क्या क्या एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास है? एग्जीक्यूटिव पावर्स में मेनली अपॉइंटमेंट आता है कि प्रेसिडेंट जो है वो किनको किनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट आपको वो, अगर आप एक एक अपॉइंटमेंट को भी लिख दोगे ना तो 10 से 12 पॉइंट बन जाए, लेकिन हम लोग को पढ़ना है सिर्फ 3। ठीक है, तो याद रखना एग्जाम में कैसा आ सकता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इट इज ए एग्जीक्यूटिव पावर, बी लेजिस्लेटिव पावर, सी डिस्क्रिशनरी पावर।
याद रखना, किसी का भी अपॉइंटमेंट अगर प्रेसिडेंट करते हैं तो किस कैटेगरी में आता है, एग्जीक्यूटिव पावर में आता है। किसका अपॉइंटमेंट करते हैं, पीएम का अपॉइंटमेंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट्स का अपॉइंटमेंट करते हैं। स्टेट्स में गवर्नर होते हैं तो यूनियन टेरिटरी में कौन होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। लेफ्टिनेंट गवर्नर्स का अपॉइंट करते हैं इन यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट करता है। उसके बाद जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट करते हैं। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल कौन होता है, अटॉर्नी जनरल वो लॉयर होते हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया। फिर कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट अपॉइंट करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन होता है, जितना भी पैसा का लेन देन होता है ना, जैसे सरकार ने बिल पास कर दी कि 5 लाख रुपए चाहिए, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के वही उनको 5 लाख देगा, तो जैसे कैशियर की तरह है। इंडिया का जितना भी पैसा है उसको यही कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, मैंने यही एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। उसके बाद आता है आपका चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग कौन है, जितने भी आपका देख रहा है जो भी क्वालिफिकेशन प्लानिंग्स बनते हैं, कुछ भी पॉलिसीज बनते हैं, तो मेनली नीति आयोग जो वो बना के ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देते हैं, फिर वही लोग उसको पास कराते हैं। क्लियर है, तो ये सब जो है वो आपका आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव पावर में, जिसमें मेनली जितने भी अपॉइंटमेंट होता है ना वो सब आता है इसमें। क्लियर है, ये हो गया एग्जीक्यूटिव पावर। अब आता है नेक्स्ट पावर पे। नेक्स्ट पावर क्या है, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, लॉ मेकिंग पावर। अभी आपको पता है लेजिस्लेटिव पावर में सबसे पहले ऑल बिल्स बिकम लॉ आफ्टर प्रेसिडेंट साइन, आफ्टर प्रेसिडेंट्स सिग्नेचर, है ना। जब तक प्रेसिडेंट का साइन नहीं होता है तब तक कोई भी बिल आपका लॉ नहीं बनता है, तो आपको पता ही होगा। सेकंड, ये जो पार्लियामेंट है या लोकसभा है, ठीक है, पार्लियामेंट को समन करते हैं। समन, समन का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना। और स्टार्ट पर तो सबसे पहला मीटिंग जब होता है ना नया पार्लियामेंट का, नए मेंबर्स का, उसको होता है समन। और प्रोरोग करते हैं, मतलब एंड भी यही करते हैं। थर्ड, ये डिसॉल्व करते हैं लोकसभा। डिसॉल्व लोकसभा, क्वेश्चन आ सकता है, डिसॉल्व कौन करता है, लोकसभा, प्रेसिडेंट। एंड ऑर्डर फ्रेश इलेक्शंस। अगर उनको दिखेगा कि कोई जो पार्टी है जो, जैसे मान लो बीजेपी गवर्नमेंट का मेजोरिटी खत्म हो जाएगा, तो उसको डिसॉल्व करने का पावर लोकसभा का है, फ्रेश इलेक्शंस। फोर्थ, जो जॉइंट सेशन होता है उसको कॉल कौन करता है, प्रेसिडेंट कॉल करता है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंट सेशन क्या करता है, एड्रेस करता है और कॉल करता है। एड्रेस द जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन आपको पता है ना कब होता है, मान लो ऑर्डिनरी बिल एक हाउस से पास हुआ, दूसरे पास से पास नहीं हुआ, तो दोनों लोकसभा राज्यसभा मिलते हैं और साथ में वोटिंग करते हैं। तो मिलना है, तो जब जब वो लोग मिलते हैं उनको बुलाता कौन है मिलने के लिए, प्रेसिडेंट बुलाता है। एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। उसके बाद क्या करते हैं, नॉमिनेशन करते हैं, नॉमिनेट्स। यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा का नॉमिनेट कर रहे हैं ना। 12 मेंबर्स इन राज्यसभा, ये आप लोग पढ़ चुके हो, है ना। और 2 मेंबर्स इन लोकसभा। अब ये लोकसभा वाला हट चुका है नया अमेंडमेंट से, लेकिन बुक शब्द हटा नहीं है, तो अब इसको हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। बात क्लियर है। उसके बाद इश्यू ऑर्डिनेंस, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ऑर्डिनेंस इश्यू करने का जो पावर होता है वो किसके अंडर आता है, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर। याद रखना लेजिस्लेटिव पावर होता है, इश्यू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है, अगर मान लो हाउस सेशन में नहीं है, मतलब लोकसभा राज्यसभा का छुट्टी चल रहा है, कुछ नया लॉ लाना है, बहुत जरूरी लाना है, तो उस लॉ को बिना लोकसभा राज्यसभा से ही वो तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट पास कर सकता है, उसी को बोलते हैं ऑर्डिनेंस। लेकिन ये ऑर्डिनेंस परमानेंट नहीं होता है। जैसे लोकसभा राज्यसभा मिलता है, पहला मीटिंग करता है, तो उनको उसको पास करना पड़ता है। अगर वो पास कर लिया तो बन जाएगा, पास नहीं किया तो लैप्स कर जाएगा। आपको बता दो ऑर्डिनेंस क्या होता है, लिख लीजिए ऑर्डिनेंस का। टेम्पररी लॉ, टेम्पररी
law issued by president when parliament is not in session. Parliament is not in session. ठीक है, ये टेम्परेरी है। इसको जब फिर से पार्लियामेंट मीटिंग करने के लिए आएगा तो विद इन 6 वीक्स इसको पास करना है। टू बी पास्ड विद इन 6 वीक्स। एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कितना समय के अंदर उसको पास करना होता है। आफ्टर फर्स्ट मीटिंग ऑफ हाउस। वो कोई भी हाउस हो सकता है, लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लो पहला मीटिंग अगस्त में हुआ, तो 1 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक जो 6 वीक्स का समय है उसमें आपको पास करना है। अगर आपने पास नहीं किया तो ये ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा। ये मतलब लैप्स मतलब अब ये लॉ नहीं रहेगा, ये हट जाएगा, ठीक है, जिसे उसको टेम्परेरी बोलते हैं। बात क्लियर है। एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ये भी है कि गवर्नर 7 है, गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट। अभी मान लो स्टेट से कोई बिल पास हुआ और गवर्नर को लग रहा है कि नहीं ये बिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या इससे कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल या सेंट्रल स्टेट रिलेशन बिगड़ सकता है, तो गवर्नर भेज देगा प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट का मर्जी है, साइन करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तो अपने पास रखे रहेगा वो, ठीक है, या फिर वापस भी भेज सकता है। ये पूरा पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। ये सब जो है वो आपको लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आते हैं। अब आपको फाइनेंशियल पावर तो पढ़ना नहीं है, वो आता है नेक्स्ट आपका डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर सबसे इंपॉर्टेंट पावर होता है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है इसमें प्रेसिडेंट अपना चला सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ना प्रेसिडेंट क्या करता है, वो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो एडवाइस होता है उसके ऊपर काम करता है, मगर यहाँ वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिशनरी पावर है कैन डिसॉल्व लोकसभा। कैन डिसॉल्व लोकसभा, ठीक है। अगर उनको लगता है कि कोई सरकार क्लियर मेजोरिटी में नहीं है या फिर जो सरकार ऑलरेडी है वो उसका मेजोरिटी खत्म हो गया तो डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा। उसमें उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस लेना बाइंडिंग नहीं है। इसमें ऐड कर सकते हो कैन डिसॉल्व लोकसभा इफ गवर्नमेंट हैज लॉस्ट मेजोरिटी। अगर मेजोरिटी सीट्स को लॉस कर चुका है तो रिजॉल्व कर सकता है। काउंसिल मिनिस्टर का एडवाइस यहाँ बाइंडिंग नहीं है। सेकंड, अगर मान लो नया इलेक्शन होता है, कोई भी सरकार को मेजोरिटी नहीं मिलता है, कोई भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता है, तो कैन कॉल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है, अगर 2-3 पार्टी एक साथ मिल के अगर बना दे तो उसको बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट, ठीक है। एंड मेक अ प्राइम मिनिस्टर, मेक अ प्राइम। तो क्या बोलेगा ना, वो कुछ बोलता है नहीं, असल में क्या होता है 2-3 पार्टी चले जाते हैं प्राइम प्रेसिडेंट का हाउस, वापस बोलते हैं कि सर देखिए हम लीडर है और ये 3-4 पार्टी मेरे साथ मिलके ये हम लोग सरकार बनाना चाह रहे हैं। वो देखते हैं कि क्या मेजोरिटी है उनके पास, देखते हैं एमएलए सबका एमपी सबका साइन रहता है वापस, अगर है तो फिर बोलते हैं ठीक है तुम बना लो सरकार। थर्ड डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, कैन विथ होल्ड assent on ordinary bill for indefinite time। indefinite time, मान लो लोकसभा राज्यसभा से एक बिल पास हुआ, ऑर्डिनरी बिल, प्रेसिडेंट के पास, अब उनका मर्जी है, अगर वो चाहे तो साइन करके लॉ बना देंगे या फिर रोक सकते हैं साइन, जितना मन चाहे उतना समय के लिए रोक सकते हैं या फिर वापस भी कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है, उनका डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, ठीक है। फोर्थ, गवर्नर। अब देखो जो आपको इससे पहले मैंने पढ़ा था, गवर्नर एक बिल रिजर्व करके भेज देता है प्रेसिडेंट के पास कि आप देखिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज पास करना चाह रहे हैं, आप इसको देखिए। तो वो जो रिजर्व बिल जो आता है स्टेट से, उसको ये चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं या फिर साइन को होल्ड भी कर सकते हैं, या कैन विथ होल्ड और रिजेक्ट
the will reserved by governor। बात क्लियर है? गवर्नर उनको भेजते हैं कि सर देखिए इसको क्या करना है, वो चाहे तो इसको साइन कर सकते हैं या तो रिजेक्ट करके बोलते जाओ वापस जाओ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो ये सब जो होता है वो डिस्क्रिशनरी पावर पे आता है। जो लास्ट पावर जो है वो होता है इमरजेंसी। अब हम लोग आते हैं इमरजेंसी पे। तो मेनली कितना तरह के इमरजेंसी होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज होते हैं। ठीक है, इमरजेंसी। अब यहाँ आर्टिकल नंबर सब आपको याद करने का जरूरत नहीं है। पहला आता है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी कब होता है? मेनली 3 कंडीशन पे होता है। एक हो गया आपका ड्यूरिंग वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। अगर मान लो वॉर छिड़ गया तो इमरजेंसी लग जाएगा। ठीक है, इमरजेंसी लगने का मतलब क्या है? इमरजेंसी लगने का मतलब ये है कि जितना भी स्टेट्स है, ठीक है, उनका पावर कम हो जाएगा और जो सेंटर है वही सारा डिसीजन लेगा। ठीक है, मेनली प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर सारा डिसीजन लेते हैं। एक्सटर्नल अग्रेशन, दूसरा कंट्री से लड़ाई झगड़ा चल रहा है 2-3 कंट्री के साथ। या आर्म कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया के अंदर ही कुछ राइट्स हो गया, बहुत बड़ा राइट्स हो गया, पूरा इंडिया जल रहा है, उस केस में आपका नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। कौन लगाते हैं? प्रेसिडेंट, याद रखना। सेकेंड आता है आपका स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, इसका आता है स्टेट इमरजेंसी। अभी नेशनल इमरजेंसी का याद रखना, इनिशिएट तो प्रेसिडेंट करते हैं मगर किसके एडवाइस पे? ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस करते हैं तब जाके वो इमरजेंसी लगाते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी जो होता है इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बस कर सकते हैं। इमरजेंसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टेट में लगता है, हर स्टेट में नहीं लगता है। जिस स्टेट में अगर आपको, किसके हिसाब से कौन लगाता है? ऑन एडवाइस ऑफ गवर्नर। उस स्टेट का गवर्नर को अगर लगेगा कि इस स्टेट का जो सरकार है वो अच्छा से काम नहीं कर रहा है, इनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा है, फिर यहाँ का जो सरकार है वो राइट्स को संभाल नहीं पा रहा है स्टेट का, तो गवर्नर जो प्रेसिडेंट को बोलते हैं क्या है, स्टेट इमरजेंसी लग जाना चाहिए। ठीक है, ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी ऑफ स्टेट। स्टेट में जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो चलना चाहिए, अगर वो नहीं लग चल रहा है तो उस केस में गवर्नर जो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट लगा देते हैं स्टेट इमरजेंसी। और थर्ड एंड लास्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी नाम से ही क्लियर है, अगर सरकार के पास पैसा ना हो ताकि वो दिन डे टू डे लाइफ के एक्सपेंसेस को, डे टू डे एक्टिविटीज को जो होना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारा सैलरीज कट होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनका। ठीक है, अभी तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं आया है, लेकिन आपको पता होगा श्रीलंका में अभी जस्ट आया हुआ है फाइनेंशियल इमरजेंसी। बात क्लियर है? मतलब सरकार के पास पैसा नहीं है कॉमन पब्लिक का कॉमन नीड्स को पूरा करने के लिए, तब उस एक कंडीशन को बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्लियर है? तो ये 3 इमरजेंसीज जो आपको जानना था, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब आते हैं हम लोग, इतना सारा टॉपिक आपको पढ़ना था, अभी और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पढ़ना है वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये चीज आप याद रखना कि जो प्राइम मिनिस्टर है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है आर इंडिविजुअली responsible टू प्रेसिडेंट। ठीक है, इंडिविजुअली किसको रिस्पॉन्सिबल? प्रेसिडेंट को। हर एक मेंबर, हर एक एमपी किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? प्रेसिडेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, प्रेसिडेंट किसी को भी बोल सकते हैं डिसमिस करने के लिए, ठीक ना, अगर उनको लगा तो। और कलेक्टिवली, यहाँ पर आपका प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, ठीक है, प्रेसिडेंट, और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोग। क्लियर है? तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट के बारे में। अब लोग चलते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट के हम लोग बारे में आते हैं। देखिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस थोड़ा सा चीज पढ़ना है। तो वाइस प्रेसिडेंट है, सबसे पहली बात उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आपने जितना भी क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था ऑलमोस्ट सब सेम होगा। 35 ईयर्स ऑफ एज, सिटीजन ऑफ इंडिया। एक अंतर होगा, वहां पर प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, यहाँ पर एलिजिबल फॉर इलेक्शन ऑफ
राज्यसभा होगा। क्यों राज्यसभा? आपको पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो चेयरमैन होता है किसका? राज्यसभा का। तो ऑब्वियस बात है वो एटलीस्ट राज्यसभा के मेंबर्स को हेड कर रहा है, तो उनके पास राज्यसभा के मेंबर्स का क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। क्लियर है? तो सिर्फ ये एक पॉइंट अलग है, बाकी सारा कुछ प्रेसिडेंट का सेम। अब आते हैं इनका टेन्योर पे। टेन्योर क्या है? सेम 5 इयर्स। इनका टेन्योर कितना है? 5 इयर्स का। इनका इलेक्शन पे आते हैं। इनका इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? इनका इलेक्शन में आपका याद रखना, ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है, ठीक है? इसमें सारा जितना भी एमपी है सब, लोकसभा का और राज्यसभा का, इलेक्टेड भी नॉमिनेटेड भी, सब सबका सब इस पे आ जाएंगे। बात क्लियर है? उसके बाद इनका रिमूवल पे आता है। सेम इम्पीचमेंट, जैसे प्रेसिडेंट का रिमूवल था भाई, इनका भी रिमूवल होगा। रिमूवल होगा, इम्पीचमेंट। आप जो प्रेसिडेंट का पढ़ा था ना, सेम चीज इसमें भी लागू होगा। क्लियर है? और क्या हो सकता है इसमें? हाँ, वो रिजाइन किसको देते हैं? जैसे आपको पता है प्रेसिडेंट रिजाइन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। तो वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन किसको करते हैं? प्रेसिडेंट। ये सब वन वर्ड है, ठीक है? ये सब आपको वन वर्ड में होके आ सकता है। बाकी तो फिर इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा तो आपका सिलेबस में भी नहीं। बात क्लियर है? तो ये आज हमने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक्स जितना क्वेश्चन आ सकता था, वन वर्ड का भी या जो लॉन्ग आंसर्स भी, वो भी कर लिया। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें आपको प्राइम मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो का आप नोट्स बनाइए और उसको याद करिए। तब तक थोड़ी देर में आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है? तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद।